हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका 4A पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे महामैराथन क्लास लाए हैं, महामैराथन क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल यूनिट को कवर करेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, आपका जो ये पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपका 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें यूनिट 1, ठीक है, अगर बात करें यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में आपका 2 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन रहेगा, और यूनिट 2 में भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको एक एक करके क्वेश्चन बनाना होता है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को कवर करेंगे और यूनिट 2 दोनों को कवर करेंगे, तो आपका यहाँ पे 32 नंबर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका कंपलसरी का एक वीडियो आएगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 40 नंबर का कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे यूनिट 1 का जितना भी क्वेश्चन है, सजेस्ट क्वेश्चन जो दिए थे उसका टोटल आंसर इसमें मिल जाएगा, और यूनिट 2 का टोटल क्वेश्चन का आंसर इसमें आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रखिएगा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये 4A पेपर है, KU की यूनिवर्सिटी का सजेस्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस पर हम टोटल वीडियो लाए हैं, टोटल टॉपिक को कवर किए, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को बने रखिएगा। ठीक है, और जो इस चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी री लगने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है और जो सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाषा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज के बारे में पूछा है। भाषा की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति को अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। ठीक है, तथा भाषा अर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चन ये है कि भाषा की अवधारणा को लिखना है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ भाषा, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा की क्या प्रकृति है, और भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का मतलब हुआ कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ भाषा को सीखता है, अपने आप को भाषा ग्रहण करता है और भाषा सीखता है, उसी को हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे बीएड करते हैं तो बीएड के भाषा को सीखते हैं, तो वही हो गया भाषा अर्जन। ठीक है, तो पूछा था कि भाषा अर्जन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से हम भाषा को अर्जित करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपका 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसको रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में लिखे हैं प्रस्तावना, भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि ये टॉपिक भाषा से संबंधित था इसलिए इसका अर्थ और परिभाषा आपको लिखना जरूरी था। ठीक है, भाषा की प्रकृति लिखना था। ठीक है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, और लास्ट में निष्कर्ष देना है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। कॉपी में आप लोग यहाँ से लिखिएगा, बीच से लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, ऊपर में हेडलाइन बना देना है प्रस्तावना, यानी कि ब्रैकेट में लिख देना है आपको इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से। चलिए, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा जो होता है एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमारे जीवन में घुल मिल गई है। कहता है कि भाषा जो होती है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमारे जीवन में ये घुल मिल गई है। ठीक है, भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग है और यह हमारे जीवन में घुल मिल गई है। समाज की संरचना, संस्कृति का निर्माण, परंपराएं और मनुष्य की सभ्यता आदि सब कुछ हमारी भाषा पर ही आधारित है। ये सभी जो है, जैसे समाज का निर्माण होना हो, समाज की जो परंपराएं है, ठीक है, मनुष्य की सभ्यता आदि सब कुछ जो है हमारी भाषा पर ही आधारित होती है, जिसके माध्यम से हम इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। भाषा के सामने कई सारे संसाधन फीके प्रतीत होते हैं। भाषा के सामने कोई ऐसा संसाधन जो है फीके पड़ जाता है भाषा के सामने में। यदि मनुष्य के पास भाषा और संप्रेषण के अन्य माध्यम न रहे तो संभवतः आज जो संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है प्रत्येक देश में शायद कुछ और होता। यानी कि यदि मनुष्य के पास भाषा ना होता तो आज जो हम लोग संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है हमारे देश में, शायद आज कुछ और होता। तो भाषा का कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा शब्दों की शक्ति को अवगत करती है, यानी कि शब्दों का जो शक्ति होता है, मेरी जो वाणी होती है, शब्दों के शक्ति को ही प्रदर्शित करती है भाषा। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से हम किसी भी शब्दों के शक्ति को अवगत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रस्तावना खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है,
भाषा का क्या अर्थ है? भाषा शब्द का अर्थ होता है जिसका प्रयोग समस्त प्राणी समुदाय अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। यानी भाषा शब्द का अर्थ होता है कि जितने भी समस्त प्राणी हैं इस संसार में, जितने भी समुदाय हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसी विचार को हम लोग क्या कहते हैं, को भाषा कहते हैं। उसी विचार को हम लोग भाषा कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात मानव जीवन अपने मन के विचारों को आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं अपने मन के विचारों को, मन की बातों को किसी दूसरे तक आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः भाषा एक कौशल है, भाषा एक क्या है, स्किल है। ठीक है, जो संचार का एक अच्छा माध्यम है, जो कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम है। ठीक है, आपके पास भाषा कौशल का होना आवश्यक है। आपके पास जो है भाषा स्किल का होना अच्छा माना जाता है। यदि आपकी वाणी अच्छी है तो आपको सब कोई पसंद करते हैं। तो भाषा कौशल जो है ये अच्छी होनी चाहिए। भाषा कौशल आपको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि हम अच्छे संवाद और समाज में अच्छे से भाग ले सके, ताकि हम अच्छे से संवाद कर सके, किसी से अच्छे से बातचीत कर सके, समाज में अच्छे से भाग ले सके। हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा कौशल हमारी मदद करती है। ठीक है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को जो है आगे बढ़ाने में, ठीक है, भाषा कौशल मदद करती है। यहाँ तक हम लोग भाषा का अर्थ देखें कि भाषा क्या होता है। तो भाषा एक प्रकार का कौशल है जो संचार का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाषा की परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहला परिभाषा दिया था योग गुरु पतंजलि के अनुसार। ठीक है, योग गुरु पतंजलि ने कहा था कि जो वाणी में व्यक्त की जाए उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा याद रखिएगा, जो वाणी में व्यक्त किया जाए उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा दिया था स्टीवेंस के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ठीक है, यानी कि हम जब किसी भी ध्वनि शब्द को अपने विचार के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ये बात स्टीवेंस ने कहा था। तीसरा परिभाषा दिया था काव्यदर्श के अनुसार। काव्यदर्श ने कहा था कि अगर भाषा रूपी ज्योति से यह संसार उद्दीप्त नहीं होती तो पूरा संस्कार अंधकार में हो जाता। ये अच्छा परिभाषा दिया। इन्होंने कहा था कि अगर भाषा रूपी ज्योति, ठीक है, ज्योति यानी कि होता प्रकाश, यदि भाषा रूपी ज्योति से यह संसार अगर उद्दीप्त नहीं होता, रोशनी नहीं होता, तो संपूर्ण संस्कार जो है, संपूर्ण संसार जो है अंधकार में एक होता। यानी भाषा को जो है एक रोशनी के रूप में कहा गया कि भाषा जो है एक रोशनी के समान है जिससे पूरा संसार जो है रोशन होता है। ठीक है, तो ये बात काव्यदर्श ने कहा था। उसके बाद है भाषा की प्रकृति। अगला टॉपिक है भाषा की प्रकृति। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की कौन कौन सी प्रकृति है। भाषा की प्रकृति निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला प्रकृति है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध कहीं ना कहीं परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यानी भाषा जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ग्रहण करती है। एक पीढ़ी के जो व्यक्ति होते हैं उसी से जो है दूसरी पीढ़ी में भाषा का स्थानांतरण होता है। तो भाषा का संबंध परंपरा से होता है। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट है भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा बदलते रहता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि भाषा को मौखिक रूप में कहा जा सकता है कि लिखित भाषा तो उसके पीछे पीछे चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। यानी कि हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो लिखित भाषा खुद से खुद अपने पीछे पीछे चलता है। ठीक है, मौखिक भाषा में व्यक्ति अनुकरण करके सीखता है। मौखिक भाषा जो होती है उसमें व्यक्ति क्या होता है, अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। इसलिए भाषा में सदैव परिवर्तनशील होता है। भाषा कभी स्थिर नहीं होती है, ये बदलते रहती है। भाषा जो होती है वो हमेशा एक स्थिर नहीं होती है, फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो याद रखिएगा भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। दूसरा प्रकृति को हम लोग देखें। तीसरा प्रकृति है भाषा प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भाषा जो है एक ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है, यानी कि भाषा के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से समस्त संचित ज्ञान समाजित विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भाषा जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करती है और भाषा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरे पीढ़ी में सौंपते हैं। ठीक है, और भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो भाषा जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। ठीक। 4 नंबर प्रकृति है भाषा अर्जित होती है। भाषा अर्जित का मतलब भाषा को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। भाषा अर्जित होती है, भाषा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अर्जित का मतलब होता है जमा करना। ठीक है। भाषा मनुष्य का अर्जन करने में चारों ओर के वातावरण से करता है। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन जो होती है वो कोई व्यक्ति जो होते हैं अपने चारों ओर के वातावरण से जहाँ वो जाते हैं वहाँ की वो भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है वातावरण के द्वारा सीखता है। जैसे यदि एक भारतीय बालक का अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वो अंग्रेजी ही सीखता है। यदि कोई बालक को जो है हम अंग्रेजी के वातावरण में उसका अगर रहन सहन पालन पोषण करेंगे तो वो बच्चा अंग्रेजी ही सीखेगा और अंग्रेजी ही बोलेगा। अतः भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा जो होती है वो एक अर्जित संपत्ति है, ना कि ये पैतृक संपत्ति है। याद रखिएगा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रकृति है भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है। भाषा जो है एक अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों के द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित वो आपसी विचार विनिमय करते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब मन की बातों को ये एक दूसरे के साथ प्रयुक्त करते हैं। अपने संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित और आपसी विचार विनिमय से करते हैं भाषा के द्वारा। तो भाषा जो है एक अभिव्यक्ति का एक क्या है, साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। याद रखिएगा, भाषा एक क्या है, सामाजिक वस्तु है। ठीक। तो भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। भाषा का जन्म समाज से होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज में होता है। याद रखिएगा, भाषा का जो अर्जन होता है वो समाज से ही होता है, भाषा का जन्म। ठीक है। तथा भाषा का प्रयोग भी समाज में ही होता है। तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है। तो यहाँ पे हम लोग भाषा की क्या देखें, प्रकृति को देखें, टोटल पॉइंट को। ठीक है। तो याद रखिएगा, छो का छो पॉइंट प्रकृति है आपका। तो भाषा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति देख लिए। अब हम लोग देखेंगे भाषा अर्जन की प्रक्रिया। उसी में एक क्वेश्चन था भाषा अर्जन की प्रक्रिया। ठीक है। प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्वेजन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मोस्ट VVI लगा के रखना है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन मतलब भाषा अर्जन की प्रक्रिया, भाषा को हम लोग कैसे अर्जित कर सकते हैं, भाषा को हम लोग कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो भाषा हम लोग जो है कई तरीके से हम लोग भाषा को अर्जित करते हैं। ठीक है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी कि भाषा अर्जन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, भाषा अर्जन की प्रक्रिया पूछा आपसे क्वेश्चन में। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, ठीक है, यानी कि आसपास का माहौल, परिवार में रहकर भाषा को जो सीखता है तथा भाषा दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है तथा दूसरों का वो नकल करके भी सीखता है। चाहे वो विद्यालय में हो टीचर का, चाहे वो साथी समूह का हो, चाहे वो समाज का हो, ठीक है, चाहे वो परिवार में हो, कहीं भी बच्चे जो है अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित करके भाषा को सीखता है। ठीक है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग जो है आपका 6 प्रक्रिया लिए हैं जिसके अनुसार भाषा को सीखता है। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया बीच में लिख देना है। ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, कलर करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम एट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर किए हैं। ठीक है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया बीच में लिख देना है। सबसे पहला लिए है जन्म से प्रारंभ। ठीक है। यानी कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तब से भाषा को सीखना प्रारंभ करता है, भाषा को अर्जन करना सीखना शुरू कर देता है। पहला हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया अनुकरण। याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट हो गया अनुकरण। तीसरा हो गया स्वाभाविक अधिगम। ठीक है। उसके बाद है चौथा में है अभ्यास द्वारा। याद रखिएगा, चौथा में है अभ्यास के द्वारा। ठीक है। 5 में है अवचेतन प्रक्रिया और 6 में है अनौपचारिक अधिगम। तो इस तरह से भाषा अधिगम की प्रक्रिया को हम लोग देखें लगभग 6 पॉइंट को। पहला हो गया जन्म से प्रारंभ, दूसरा हो गया अनुकरण करके, तीसरा हो गया स्वाभाविक अधिगम, चौथा हो गया अभ्यास द्वारा, 5 में हो गया अवचेतन प्रक्रिया और 6 में हो गया अनौपचारिक अधिगम। तो इस तरह से जो है आपका 6 ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग भाषा अर्जन को कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाषा अर्जन की प्रक्रिया का। ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, एग्जाम का कॉपी में। सबसे पहला है जन्म से प्रारंभ। सबसे पहले बच्चा जो है जन्म से प्रारंभ होता है जब, ठीक है, तभी से कुछ न कुछ शब्दों का बोलना प्रारंभ करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है। ठीक है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ शब्दों को वो बोलना शुरू करता है। बच्चा सबसे पहले ध्वनियों यानी साउंड्स को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है।
यानी कि यहाँ पे ये कहा कि बच्चा सबसे पहले कुछ ध्वनियों को सुनता है, ठीक है, और उसको पहचानना शुरू कर देता है, जैसे प, म, चो, को, यानी कि जैसे पापा बोलता है तो प हो गया, मामा बोलता है तो मो हो गया, चाचा बोलता है तो चो हो गया, काका बोलता है तो क हो गया। इस तरह से पहले जो है बच्चा जो होता है कुछ शब्दों को पहचानना शुरू करता है, ठीक है। तो वो जन्म से प्रारंभ हो गया पहला, ठीक है। इस तरह से बच्चा जो है भाषा को अर्जित करता है, ठीक है। दूसरा हो गया अनुकरण। अनुकरण का मतलब हुआ कि बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, तो वो परिवार के सदस्यों की भाषा को अनुकरण करता है, यानी नकल करता है। अब वो परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो जिस तरह का परिवार में भाषा बोला जाता है उसका वो अनुकरण करते हैं उनके सदस्यों के द्वारा, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, दादी, ईटीसी। अर्थात परिवार के सदस्य बच्चे को जो शब्द सिखाते हैं वही बोलता है, ठीक है। कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उस बच्चे को जैसे पापा बोलने सिखाएगा, मामा बोलने सिखाता है, चाचा बोलने सिखाता है, दादा बोलने सिखाता है, दादी बोलने सिखाता है। तो इस तरह का जो है वो बच्चा जो होता है भाषा को अर्जन करता है और वही भाषा बोलना शुरू करता है। तो दूसरा हो गया अनुकरण करके। तीसरा हो गया स्वाभाविक अधिगम। देखिए, स्वाभाविक अधिगम का मतलब हुआ कि बच्चे का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वो आसपास के वातावरण से सीखता है। अब वो वातावरण से सीखना शुरू करेगा, ठीक है। समाज की भाषा को सीखता है वो, ठीक है। विद्यालय की भाषा को सीखता है वो, अर्थात बालक खुद की भाषा का अर्जन करता है। यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अब वो वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से सीखना शुरू करेगा। जैसे समाज की भाषा सीखेगा, विद्यालय की भाषा सीखेगा और परिवार की भाषा सीखेगा, ठीक है। इस तरह से बालक जो है खुद की भाषा का अर्जन करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग स्वाभाविक अधिगम कहते हैं। स्वाभाविक अधिगम का मतलब बालक जो है खुद से भाषा का अर्जन करना सीख जाता है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अभ्यास द्वारा। अब बच्चा जो है अभ्यास करेगा, बार बार शब्दों को दोहराएगा। छोटे बच्चों को भाषा अर्जन करने के लिए बार बार शब्दों को अभ्यास कराया जाता है। यानी छोटा बच्चा जब भाषा को सीखता है तो उसको बार बार जो है शब्दों का अभ्यास कराना पड़ता है, ठीक है। एक ही शब्दों को बार बार दोहराना पड़ता है, जिससे बच्चों को भाषा सिखाया जाता है। इससे बच्चों को भाषा सिखाया जाता है। तो ये 4 नंबर अर्जन था अभ्यास द्वारा। 5 नंबर में है अवचेतन प्रक्रिया। अवचेतन का मतलब हुआ कि जब कोई बच्चे को भाषा समझ में नहीं आता है तो उसका फ़ोटो दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता बोल के का फ़ोटो दिखाया जाता है, बिल्ली बोल के बिल्ली का फ़ोटो दिखाया जाता है, या फ़ोटो देख के उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को अवचेतन प्रक्रिया कहते हैं, जिससे बच्चे के दिमाग में भाषा अर्जित होती है, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया का मतलब बच्चे को इमेज दिखा के उनको भाषा सिखाया जाता है, ठीक है। तो जैसे छोटा बच्चा को अगर बिल्ली जैसे ही देखता है तो बिल्ली बिल्ली करके बोलता है, तो इसका मतलब है कि वो चित्र को देख के अपने भाषा को बाहर निकालता है। बच्चों को भाषा उनके अवचेतन मन में प्रक्रिया होती है, वो शब्दों को देखकर भाषा का अर्जन करता है, ठीक है। बच्चा जो होता है अवचेतन प्रक्रिया का होता है, वो चीज़ों को देखकर जो है अपना भाषा को अर्जन करता है। उसके बाद अनौपचारिक अधिगम। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब वो अनौपचारिक रूप से सीखता है, ठीक है। अनौपचारिक का रूप का मतलब हुआ अब वो उसके बारे में समझेगा, चिंतन करेगा, तर्क वितर्क करेगा, ठीक है। बच्चे अनौपचारिक माध्यम से भाषा को सीखते हैं। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। अनौपचारिक का मतलब बच्चे किसी भी चीज़ को बिना देखे जो है उसके बारे में चिंतन, है ना, विचार विमर्श करना ही अनौपचारिक अधिगम कहलाता है, जिसमें बच्चों के अनौपचारिक रूप से भाषा का अर्जन करता है। इसमें बच्चे जो होते हैं तर्क वितर्क करने लगते हैं, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे हम लोग अनौपचारिक अधिगम के द्वारा सीखना कहते हैं। अनौपचारिक अधिगम का मतलब होता है कि जब बच्चे जो है कक्षा से बाहर यानी कि परिवार से हो, समाज से हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ों के बारे में बिना देखे उसके बारे में चिंतन मन मग्न करने लगते हैं, सोचने समझने लगते हैं, तो उसमें भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक अधिगम, ठीक है। और यहाँ तक जो है आपका लगभग हम लोग 6 पॉइंट को देखें, जहाँ पे भाषा अर्जन की प्रक्रिया को देखें। आप लोग 6 पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भाषा वो दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, यानी कि कोई भी जो होते हैं वो भाषा का नकल करके, अनुकरित करके भाषा को सीखता है, ठीक है। और भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। तो यहाँ तक आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 1 का क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 1 का एक और क्वेश्चन लाएंगे इसके बाद, आप लोग देखिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 1 का एक क्वेश्चन और लाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो यूनिट 1 अभी जो है चल ही रहा है। क्वेश्चन है कि भाषा और समाज में संबंध स्थापित कीजिए।
ठीक है। तो यूनिट 1 का एक क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि भाषा और समाज में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यानी भाषा का समाज के साथ किस प्रकार से संबंध है, इसको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूनिट 1 का ही अभी हम लोग चल रहे हैं, यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना बनाए इंट्रोडक्शन। भाषा का जन्म समाज से होता है, याद रखिएगा, भाषा का जन्म कहाँ होता है, समाज से होता है। यानी कि आपको भाषा और समाज में संबंध बताना है, तो भाषा का जन्म समाज से होता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है कि ताकि भाषा और समाज के बीच संबंध स्थापित हो जाए। ठीक है, समाज में व्यक्ति भाषा के द्वारा ही अपने विचारों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। यानी समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अपने भाषा के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे के पास करते हैं। ठीक है, भाषा किसी समाज की संस्कृति एवं कला का निखार होती है। भाषा जो होती है किसी समाज, वो संस्कृति, वो कला का एक निखार होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम उस कला और संस्कृति को निखार सकते हैं अपनी भाषा की मदद से। ठीक है, भाषा के द्वारा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवहार के विकास का एकमात्र प्रभावी साधन है। मतलब कि सामाजिक व्यवहार के द्वारा हम एकमात्र साधन है भाषा। भाषा के द्वारा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। भाषा का किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी समाज का जब विकास होता है तो वहाँ पे भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा समाज में रह रहे व्यक्ति के आचरण, विचार, नैतिकता का पता चलता है। यानी कि जिस समाज के व्यक्ति का भाषा जिस प्रकार से होगा, उस व्यक्ति का आचरण, विचार और नैतिकता का भी पता चलता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज से होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का जन्म समाज में होता है और उसका विकास भी समाज में होता है और उसका प्रयोग भी समाज में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रस्तावना बना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं भाषा और समाज में संबंध, रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज में क्या संबंध है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक कैसा है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात अरस्तू ने कहा था, याद रखिएगा, ये बात किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जहाँ मनुष्य समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। जहाँ मनुष्य जो होते हैं अपने मन के विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, भाषा सामाजिक व्यवहार के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। भाषा जो होता है किसी भी सामाजिक व्यवहार के विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। भाषा के माध्यम से ही हम सामाजिक व्यवहारों और तौर तरीके को समझते हैं तथा उनके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। ठीक है, कि भाषा के द्वारा हम उस सामाजिक व्यवहार को सीखते हैं, उसके तौर तरीके को समझते हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो भाषा समाज में मौखिक हो या लिखित हो या सांकेतिक हो, लेकिन समाज के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, भाषा चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे सांकेतिक हो, लेकिन समाज में जो है इनके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा जो होती है वह अत्यंत आवश्यक होती है। बिना भाषा के सभी लोग परस्पर एक मुख और भाव विहीन हो जाते हैं। बिना भाषा के जो है परस्पर लोग एक दूसरे का मुख और भाव विहीन हो जाते हैं। कोई भी किसी की बात को नहीं समझ सकेगा यदि भाषा नहीं होगा तो। ठीक है, तो समाज के विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण योगदान तथा संबंध महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि भाषा जो होती है समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान और संबंध स्थापित करती है। भाषा के द्वारा ही समाज में एक महान एक पहचान मिलती है। भाषा के द्वारा ही समाज को उस समाज को पहचान मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। यानी किसी भी समाज का पहचान जो होती है वो उस भाषा की, उस समाज का भाषा होती है। भाषा के बिना समाज की कोई पहचान नहीं होती है। यानी कि यदि भाषा सही न हो तो उस समाज का कोई पहचान नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होता है। इसलिए भाषा सबसे पहले अपने आप को पहचानने का एक साधन है। इसलिए सभी को अपने आप को पहचानने के लिए उनकी भाषा का होना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, साधन देता है। हम अपनी पहचान समाज में भाषा के द्वारा ही करते हैं। हम अपनी पहचान किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं समाज में। ठीक है, तो भाषा का संबंध समाज के साथ होता है। किसी भी प्राणी का जन्म भाषा के साथ नहीं होता है, वो जन्म के बाद ही समाज में भाषा को सीखता है। यानी कि किसी भी प्राणी का जन्म, किसी भी मनुष्य का जन्म जो होता है वो भाषा के साथ नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहकर उस भाषा को सीखते हैं। ठीक है, और समाज में उस भाषा को बोलते हैं। अपने माता पिता, दोस्त, अध्यापक और सामाजिक लोगों के द्वारा भाषा को सीखता है। ठीक है,
भाषा मनुष्य का एक चरित्र की पहचान भी करता है। भाषा जो होता है किसी भी मनुष्य के एक चरित्र का पहचान करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है तो वो एक अच्छे चरित्र की पहचान देता है। यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे चरित्र का अगर होता है तो इसका मतलब उसकी वाणी जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, पे कहा कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है तो उसके एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पे बात कही थी भाषा और समाज के साथ संबंध को देखें। उसी में गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा इसको, कि गौतम बुद्ध के अनुसार मेरे दृष्टि से भाषा मात्र मनुष्य के मनुष्य होने की पहचान और शर्त है। इन्होंने यह कहा कि भाषा जो है एक मनुष्य का मनुष्य के साथ पहचान और शर्त है। भाषा के बिना मनुष्य नहीं होता। पशु के तथा मनुष्य के विकास में भाषा ही वो पीढ़ी है जिसे पार करके वो मनुष्यता को प्राप्त करता है। यानी कि भाषा के बिना मनुष्य नहीं होता, ठीक है, तो पशु के समान होता। तो मनुष्य के विकास में भाषा ही एक पीढ़ी है जिसके पार करके वो मनुष्यता को प्राप्त करता है। भाषा मनुष्य को मिलने के बाद मनुष्य रूपी सभी पशु पक्षी जीवों से पृथक हो जाती है। यानी कि इन्होंने कहा कि यदि मनुष्य को भाषा मिल जाता है तो वो पशु से जो है पृथक हो जाता है, जीव जंतु से वो पृथक हो जाता है। तो यही पशु और मनुष्य में अंतर है, भाषा। ठीक है, यानी कि किसी भी मनुष्य में अगर भाषा ना हो तो वो एक पशु के समान होता है। अतः मनुष्य की भाषा का समाज के साथ गहरा संबंध है और समाज के विकास में भी इसका मुख्य योगदान होता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि मनुष्य यानी कि समाज और भाषा में क्या संबंध है, इसको हम लोग देखें। अब हम लोग इसी में देखेंगे एक पॉइंट और है इसमें कि भाषा और समाज को आपस में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करता है। हम लोग को देखना है कि भाषा और समाज का आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। हाउ डू द इन्फ्लुएंस ईच अदर ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज का आपस में एक दूसरे को निम्नलिखित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यानी भाषा और समाज जो है एक दूसरे को निम्नलिखित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है, जिससे व्यक्तियों में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। यदि किसी मनुष्य में विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है तो उस व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाला जो है आपका एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है कि अगर यदि मनुष्य में भाषा का माध्यम ना हो तो सामाजिक व्यवहार भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर है कि समाज का विकास करना हो तो भाषा पर अधिक महत्व होता है। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, जिससे समाज की उन्नति होती है। कहता है कि यदि समाज का विकास करना हो तो व्यक्ति को अपने भाषा का अधिक महत्व देना होगा। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, जिससे उस समाज की उन्नति होती है। तो यहाँ पे प्रभावित क्या एक दूसरे को, भाषा और समाज। यानी कि भाषा का अगर महत्व देते हैं, भाषा को हम लोग अगर महत्व देते हैं तो उस समाज की उन्नति होगी। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है, समाज को भाषा का बहुत योगदान रहा। भाषा नहीं होती तो समाज में रहने वाले व्यक्ति अकेला महसूस करेगा। ठीक है, यानी भाषा जो है समाज में कहीं ना कहीं अकेला ना महसूस हो, इसलिए जो है भाषा का समाज के साथ मुख्य योगदान रहता है। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य जो होते वो अकेला महसूस करता है समाज में। ठीक है, तो 3 पॉइंट देखें। 4 पॉइंट है कि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रह सकता है। व्यक्ति का जन्म समाज में अलग अलग परिवार में होता है, जहाँ अलग अलग परिवार में भिन्न भिन्न सोच होती है। समाज में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहता है, वो समाज का विकास होता है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति का जन्म एक परिवार में नहीं होता है, सब भी व्यक्ति का जन्म अलग अलग परिवार में होता है और अलग अलग परिवार की सोच अलग अलग होती है। तो समाज में व्यक्ति जो है एक साथ मिलजुल कर रहता है तो वहाँ पे समाज का विकास होता है, वो भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट देखें। 5 नंबर में देखते हैं, भाषा और समाज एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, यानी भाषा और समाज जो है एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ भाषा है वहीं समाज है। तो भाषा एक दूसरे के क्या है, भाषा और समाज एक दूसरे का पूरक है। यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ये अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, यानी कि अगर भाषा संभव है तो समाज संभव है। भाषा के द्वारा ही समाज का विकास होता है। हर भाषा का अलग समाज होता है, हर भाषा का अलग अलग समाज होता है। सभी स्थानों की अलग अलग भाषा होती है और उसका समाज अलग अलग होता है, जहाँ उस प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ उसका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 6 नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव से भिन्नता से उत्पन्न होती है। तो भाषा की उत्पत्ति समाज द्वारा ही होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी समाज की संस्कृति, सभ्यता, इन सभी का प्रभाव समाज के द्वारा ही होती है और भाषा की उत्पत्ति समाज के द्वारा ही होती है।
अगला पॉइंट है भाषा और सामाजिक संपर्क का पारस्परिक संबंध है। भाषा सामाजिक संपर्क को आकार देती है और सामाजिक संपर्क भाषा को आकार देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 7 पॉइंट को लिखे जहाँ भाषा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करता है। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 1 का जो है आगे का क्वेश्चन लिए है। तो ये है यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट 1 अभी चल रहा है हम लोग का। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यूनिट 1 का ही ये क्वेश्चन है कि बहुभाषीय अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी बहुभाषीय अवधारणा क्या है, मल्टीलैंग्वेजिज्म क्या है। बहुभाषीय का मतलब होता है कई सारे भाषा को बोलना ही बहुभाषीय कहलाता है। तो बहुभाषीय अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारतीय संदर्भ में इसके गुण को बताना है और इसके दोषों को भी बताना है। ये आपके यूनिट 1 में ये भी क्वेश्चन आपके रह सकता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसका रूपरेखा तैयार की है। रूपरेखा में हम लोग लिखे हैं प्रस्तावना, बहुभाषीय अवधारणा का अर्थ और परिभाषा देना है, भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय के गुण बताना है, भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय के दोष बताना है और लास्ट में इसका निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो यही सब पॉइंट आपको देना था जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रूपरेखा तैयार करना होता है। सबसे पहले हम प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। भारत देश एक विभिन्नताओं का देश है। भारत जो देश होता है वो एक विभिन्नताओं का देश है, जो कि कई तरह के यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के प्रजाति एक साथ निवास करते हैं, जहाँ कई प्रकार के जाति प्रजाति एक साथ निवास करते हैं रहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के भाषी लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ कई प्रकार के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, जहाँ भारत देश में अनेक धर्मों के जन्म स्थल भी हैं। भारत में कई ऐसे धर्म भी हैं और किन्हीं का जन्म स्थल भी है। यहाँ कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो कोई ईसाई है, तो कोई बौद्ध है, तो कोई जैन है, तो कोई सिख है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों को उनकी भाषाएं भी अलग अलग बन गई है। यानी कि हम कह सकते हैं भारत देश में कई तरह के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पे उनका जन्म स्थल है और यहाँ पे लोग निवास करते हैं, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, चाहे वो कोई बौद्ध हो, चाहे कोई जैन हो, चाहे कोई सिख हो। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग बसते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग बन जाती है, जिससे हमारे देश में बहुभाषिकता उत्पन्न हो गई। इससे हमारे देश में क्या हुआ, बहुभाषिकता उत्पन्न हो गया। ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ कि बहुभाषा कैसे उत्पन्न हुआ, तो बहुभाषा ऐसे ही उत्पन्न हुआ कि हमारे देश में कई तरह के लोग जो है यहाँ पे कई अलग अलग धर्मों के लोग निवास करने लगे, जिससे हमारे देश में बहुभाषिकता उत्पन्न हो गई। ठीक है, अलग अलग स्थानों में उनकी संस्कृति के अनुसार उनकी भाषा बोली जाती है। अलग अलग स्थान में जाइएगा तो वहाँ की उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसकी भाषा बोली जाती है। जब आप साउथ में जाइएगा तो साउथ की जो संस्कृति है उसके अनुसार वहाँ की भाषा बोली जाती है। जब आप नॉर्थ में जाइएगा तो नॉर्थ की जो संस्कृति है उसके अनुसार वहाँ की भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो जहाँ जिस स्थान की संस्कृति है उसी के अनुसार उसकी भाषा बोली जाती है, ये उस क्षेत्र की बोली जाती है। यानी कि ये जो भाषा होती है उस क्षेत्र में बोली जाती है जो इस क्षेत्र में जो निवास लोग रहते हैं। अतः भाषा एक संसाधन होती है जो किसी भी क्षेत्र की होती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसका प्रस्तावना को देख लिए कि बहुभाषीय क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बहुभाषीय अवधारणा का अर्थ। ठीक है, बहुभाषीय अवधारणा क्या है। बहुभाषा का समान अर्थ होता है जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है, उसी को हम लोग बहुभाषाई कहते हैं। ठीक है, अर्थात जहाँ एक से अधिक भाषा का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग बहुभाषा कहते हैं। अर्थात भाषावाद एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग बहुभाषा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुभाषावाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बहुभाषावाद को किस रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थियों में कई अलग अलग भाषाएं से शिक्षण करने आते हैं तो अध्यापक वहाँ बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। यानी किसी भी क्लासरूम में जब कोई बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो सभी अलग अलग भाषा से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो सभी की भाषाएं अलग अलग होगी, तो अध्यापक को वहाँ पे बहुभाषा जो है एक संसाधन के रूप में देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा दिया था बहुभाषिकता हार्गेन के अनुसार,
दो भाषाओं का ज्ञान ही स्थिति द्विभाषिक है, ये बात कही थी हार्गेन ने। बहुभाषा का परिभाषा आ गया, ठीक है। अब हम इसके गुण देखते हैं भारतीय संदर्भ में बहुभाषा के गुण, ठीक है। मेरिट्स ऑफ मल्टीलैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ इंडियन, भारतीय संदर्भ में बहुभाषा के गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है बहुभाषिकता के द्वारा व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ा जा सकता है। बहुभाषा के द्वारा व्यक्तियों की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला ये गुण हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर गुण है कि बहुभाषिकता के द्वारा सामाजिक और भावात्मक कौशल को हम विकसित करते हैं, यानी कि बहुभाषिकता के द्वारा हम लोग किसी भी समाज की और भावात्मक कौशल को विकसित कर सकते हैं। तीसरा नंबर गुण है कि इसमें यह गुण है कि विभिन्न संस्कृतियों, मूल्यों और दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग, किसी में भी उनकी संस्कृतियाँ, उनके मूल्य, उनके दृष्टिकोण, ये सभी जो है हम लोग भाषा के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा नंबर में है बहुभाषिकता से व्यवहारिक लाभ भी मिलता है। बहुभाषिकता से क्या होगा, उन्हें व्यवहारिक लाभ मिलेगा। 5 नंबर में है कि बहुभाषिकता से शिक्षा जगत में लाभ मिलती है। बहुभाषिकता से क्या होता है कि शिक्षा जगत में लाभ मिलती है, उनकी मातृभाषा में सीखने और अतिरिक्त भाषाएं सीखने के लिए एक मजबूत आधार बनती है। किसी की एक मजबूत आधार बनती है बहुभाषा, यानी कि वहाँ की मातृभाषा सीखने में एक मजबूत आधार बनती है। और 6 नंबर पॉइंट है स्कूल में बने रहने और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संभावना अधिक होती है बहुभाषिकता, ठीक है। तो बहुभाषिकता के गुण को देखिए। अब हम लोग देखेंगे बहुभाषिकता के दोष, कौन कौन से दोष है, कौन कौन से कमी रह गई भारतीय संदर्भ में बहुभाषा के दोष। तो भारतीय संदर्भ में बहुभाषा के दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहला दोष है कि बहुभाषी शिक्षा के लिए लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुभाषी बोलने के लिए लोगों को पर्याप्त शिक्षा यानी पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे प्रशिक्षित टीचर का होना जरूरी है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए अलग अलग भाषाओं में, जिसके द्वारा हम लोग कई सारे भाषाओं को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पर्याप्त संसाधन ना मिलने के कारण हम लोग बहुभाषी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर दोष हो गया संसाधन में कमी। दूसरा नंबर पॉइंट है बहुभाषी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रभावी हो सकती है, यानी कि बहुभाषी शिक्षा जो होती है वो हम लोग प्राइमरी लेवल में दे सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा या रोजगार की ओर बढ़ाने के लिए अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में दक्षता की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन हम जब अभी रोजगार के रूप में हम लोग इसको एक दक्षता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ाते प्रभाव के कारण स्थानीय भाषाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा के माध्यम में अगर हम अंग्रेजी को अगर अधिक जोर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय भाषाएं जो है वो दब रहा है, तो इसका मतलब उसको नज़रअंदाज कर रहा है, ये उसका दोष हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर दोष है कुछ लोगों को केवल एक या कुछ भाषाओं के कारण सामाजिक स्तर पर नीचे माना जा सकता है, जो कि अवसरों में कमी का कारण बन जाता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग सामाजिक स्तर में नीचे मानते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है और अवसरों से उनको वंचित कर देते हैं, तो ये भी एक कमी हो गया। एक और है दोष जो कि विभिन्न भाषाओं के कारण संचार और अनुवाद में कठिनाई आ सकती है, ठीक है। यानी कि विभिन्न भाषाओं के कारण हम संचार और अनुवाद में कठिनाइयाँ आ सकती है, जिससे प्रशासनिक और कार्य प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसके दोष को देखिए, भाषा के बहुभाषिकता के कौन कौन से दोष हैं, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में बहुभाषिकता का समर्थन करके और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण व संसाधन प्रदान करके भाषाई कौशल को विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपका यूनिट 1 का जो है आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लाते हैं, यूनिट 1 का ही लाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। चलिए यूनिट 1 का सबसे और ये लास्ट क्वेश्चन हुआ, और 4 क्वेश्चन हम लोग यूनिट 1 को कवर किए, ठीक है। तो 4 में से आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का ही। भाषीय सिद्धांत क्या है? भाषीय सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायक होती है? ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का ही है। तो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन यूनिट 1 का देखिए, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चारों का चारों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यूनिट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, भाषाई सिद्धांत क्या है, ठीक है। भाषा सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से मदद करती है, इसको समझना है। सबसे पहले प्रस्तावना बनाना है, ठीक है। रूपरेखा में प्रस्तावना लिखना है।
भाषाई सिद्धांत या नियम का अर्थ, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी भाषाई सिद्धांत और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि आपसे भाषा सिद्धांत के बारे में पूछा है और भाषा सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में क्या किस प्रकार से यह सहायक होती है। तो इसका भी आप रूपरेखा बना के प्रस्तावना, भाषाई सिद्धांत का अर्थ, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी भाषाई नियम और लास्ट में निष्कर्ष। तो नियम लिखिए या फिर सिद्धांत लिखिए, एक ही बात हो गया। चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना इन इंट्रोडक्शन। एक निपुण शिक्षक ही भाषा शिक्षण को एक नए ढंगों का उपयोग करने के लिए जिज्ञासु और उत्सुक रहता है। एक अच्छा शिक्षक ही ऐसा होता है जो भाषा शिक्षण के लिए क्या रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, जिज्ञासु रहता है। अपने शिक्षण के लिए वह नए नियमों और शोधों पर आधारित कार्य करता है। वो एक नई नई चीज़ों को खोजता है, नए नए नियमों को वो क्या करता है, कार्य करता है। सिद्धांतों या नियमों का ज्ञान तथा अनुप्रयोग एक प्रभावशाली पढ़ाने में शिक्षक की सहायता करता है। ये जो है एक प्रभावशाली जो नियम और ज्ञान जो होता है वो कहीं ना कहीं अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाने में सहायक होता है। तो यहाँ तक आपका प्रस्तावना लिख सकते हैं 5 से 6 लाइन में। अब है भाषाई सिद्धांत का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो भाषाई सिद्धांत का अर्थ क्या है। कुछ भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे हैं जो भाषा शिक्षण को अत्यधिक लचीला बना देते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे जो जिन्होंने भाषा शिक्षण को अत्यधिक लचीला बना दिया। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार भाषाई का अर्थ होता है भाषा के संबंधित, अर्थात इसका संबंध भाषा के अध्ययन एवं वर्णन से है। भाषा शिक्षण के द्वारा भाषा विज्ञान तथा भाषा शिक्षक के संपर्क उत्पन्न होती है। यानी कि भाषा शिक्षण के द्वारा हम लोग भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिसमें नियम या सिद्धांत का अर्थ है भाषा शिक्षण को अनिवार्य रूप में प्रभावित करने के लिए किसी वस्तु संबंधी प्रारंभिक सच्चाई का पता लगाना होता है। यानी कि भाषा शिक्षण को अनिवार्य रूप से प्रभावित करने के लिए किसी वस्तु से संबंधित पारंपरिक सच्चाई का पता लगाना होता है भाषाई सिद्धांत। भाषाई शब्द भाषा संबंधी दृष्टियों को एक और संकेत देती है। जब इन छिपी हुई दृष्टियों का उपयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है तो भाषाई नियम या सिद्धांत बन जाती है। जब कोई भी भाषा के नियम है ना, उसको जब हम लोग भाषा शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो वही भाषा सिद्धांत बन जाती है। ठीक है, भाषाई ये सिद्धांत भाषा को समझने में तथा भाषा शिक्षण में सहायता प्रदान करती है और ये विशेषकर विदेशी भाषा जो होती है अंग्रेजी, उसमें शिक्षण में ये अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो गेगन और पेरेल के अनुसार ये परिभाषा दिया था पटेल ने कि भाषा के प्रति किसी अनुभवों में शब्दों के अर्थों को समझने की सुविधा में श्रवण कुशलता रहती है। ये बात कही थी गेगन तथा पटेल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है भाषाई सिद्धांत का संबंध भाषाई नियम। ठीक है, भाषाई शिक्षण का ज्ञान संबंधी भाषाई नियम। ठीक है, तो भाषाई सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत निम्नलिखित है। स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत हो गया। सिद्धांत सब आपको याद रखना है। सबसे पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा है कार्य दौरान अधिगम का नियम। तीसरा है उद्देश्य का नियम। चौथा में अनुकरण का सिद्धांत। 5 में आदत निर्माण का सिद्धांत। 6 में अभ्यास की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद है 7 में संतुलित विधि का नियम। ठीक है, क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत, शब्दावली का नियम, बोलचाल का सिद्धांत और अनुपात का नियम। इस तरह से आपको लगभग 12 जो है सिद्धांत याद रखना है। और एक और है मातृभाषा का कम उपयोग का नियम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लगभग 12 सिद्धांत को याद रखना है, जो कि आपका पूछेगा कि भाषाई सिद्धांत क्या है। भाषाई सिद्धांत के लिखे तो ये सभी जो थे वो भाषाई सिद्धांत थे 12 का 12। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका भाषाई सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पहला आपका भाषाई सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ न्यूटननेस। ठीक है, स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है। भाषा शिक्षण एक स्वाभाविक विधि है। भाषा शिक्षण जो होती है, भाषा टीचिंग जो होती है, लैंग्वेज टीचिंग एक स्वाभाविक विधि है। श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, लेखन को क्रम में सीखना होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले सुनना, समझना, पढ़ना और फिर लिखना होता है। जिससे हम लोग इस तरह से हम लोग भाषा सीखते हैं। जैसे पहले सुनना होता है, फिर समझना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सुबोपली। ठीक है, सुबोपली, इसको याद रखिएगा। सु से हुआ सुनना। ठीक है, पहले सुनना होगा, फिर बो से होगा बोलना, पो से होगा पढ़ना, फिर
ली से होगा लिखना, तो शुभोपली इस तरह से जो है भाषा का क्रम होता है। ठीक है। सुनने तथा समझने के बीच उच्चारण करना और बोलने और पढ़ने के बीच अक्षरों को पहचानना और ध्वनि को समझना शामिल होता है। ये आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत में आएगा। इसी में परिभाषा दिया था, जिस पर्सन का कहना था कि बिल्कुल उचित है कि भाषा को ध्वनि से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख लेता है क्योंकि वह उस वातावरण में रहता है। यानी कि भाषा जो है कहीं ना कहीं ध्वनि से अलग नहीं कर सकते। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसी की वो भाषा को सीखता है। तो भाषा एक स्वाभाविक है प्रक्रिया है, भाषा स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा है कार्य के दौरान अधिगम का नियम। ठीक है। कार्य के दौरान अधिगम का नियम मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। भाषा 4 कौशल पर आधारित है: सुनना, उच्चारण करना, बोलना, लिखना। शुभोपली जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी कार्य को बच्चा खुद करता है और वो अच्छे से सीखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य के दौरान अधिगम का नियम, कार्य करके सीखना। ठीक है। तीसरा में है उद्देश्य का नियम, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। ठीक है। संसार के प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए भाषा को शिक्षा भी सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा साक्षरता के उद्देश्य के लिए ग्रहण की जाती है। एक कुशल शिक्षक अपने विद्यार्थी को व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जैसे अंग्रेजी की शिक्षा की विधि जरूर बताता है, जिससे उद्देश्य पूरा होता है। ये हो गया उद्देश्य का नियम। ठीक है। अब 4 नंबर में आते हैं हम लोग अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण मतलब नकल होता है कि अनुसार मनुष्य अपने आसपास के जीव जंतुओं का नकल या अनुकरण, ठीक है, करते हुए भाषा का निर्माण करता है। अनुकरण या नकल मानव की प्रकृति में होना स्वाभाविक होती है। मनुष्य प्राचीन समय में जंगल में रहता था तथा वहाँ जीव जंतुओं के संपर्क में रहता था, जिसके कारण उनकी आवाज़ का नकल करने लगा। अनुकरण करके नई भाषाओं का निर्माण करते थे। उसी प्रकार किसी वस्तु के टकराव से ठक ठक कर पानी तथा पानी के कल कल से भी ध्वनि का निर्माण करते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के टकराव से ठक ठक की आवाज़ से भी ध्वनि का निर्माण होता था और पानी के कल कल से भी ध्वनि का निर्माण होता था। तो यहाँ से भी वो जो है क्या कहते थे कि भाषाई को सीखते थे। ठीक है। तो ये हो गया अनुकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत इसी में है। यह सिद्धांत का तर्क उतना भी सही नहीं है कि मानव खुद भी कर्म विकसित जीव जंतु से बोलना सीखे, लेकिन यह सच है कि मानव इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव है। तो वो हो सकता है कि वह जीव जंतु की आवाज़ से प्रेरित होकर ध्वनि का निर्माण किया हो। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो है मानव जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ जीव है। यानी हो सकता है कि जीव जंतु की आवाज़ से प्रेरित होकर ही वो इस ध्वनि का निर्माण किया होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है। अगला है आदत निर्माण का सिद्धांत। सभी सिद्धांत को आपको याद रखना है। अगला है आदत निर्माण का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। आदत अपने आप से भी सही वस्तुएं खोज लेती है। आदत जो होती है अपने आप से ही सही वस्तुएं खोज लेती है। भाषा का प्रशिक्षण अवश्य ही आदत निर्माण की प्रक्रिया है। भाषा का जो प्रशिक्षण होता है अवश्य ही आदत निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हम नई आदतें सीखते हैं। हम आदतें कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शब्दयुग्म जोड़ा, सही दबाव, उच्चारण, शब्दों का उचित प्रयोग करना, सुंदर लिखने की आदत। इस तरह से जो है हम लोग भाषाई सिद्धांत होता है जिसमें हम लोग कई सारे शब्द युग्म के द्वारा, सही उच्चारण के द्वारा, सही दबाव के द्वारा लिखना भी हम लोग भाषा को सीखते हैं। ठीक है। जिस तरह हम किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते हैं, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए पढ़ने बोलने का आदत डालना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर सिद्धांत है भाषा की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, भाषा की आवश्यकता का सिद्धांत। भाषा कला के समान है जिसमें भाषा हमेशा अभ्यास की आवश्यकता होती है। तैराकी में तभी निपुण हो सकते हैं जब आपका अभ्यास स्वयं करें। तैराकी की किताब में उसके सिद्धांत को पढ़ने से तैराकी नहीं सीख सकते। इसी तरह भाषा को भी सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग अभ्यास की आवश्यकता का सिद्धांत करते हैं कि किताबी ज्ञान से हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता जितना अभ्यास से हमको प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम लोग अगर पानी नदी में तैरना हो तो किताब के सिद्धांत से नहीं हो सकता है, हमको उसमें अभ्यास करना होगा जिससे हम लोग तैरना सीख सकते हैं। उसी तरह भाषा को सीखने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संतुलित विधि का नियम। संतुलित विधि का नियम क्या कहता है इसको समझते हैं। भाषा सीखने के लिए उसके पक्षों के मध्य संतुलन होना आवश्यक होता है। गद्य या पद पढ़ाते समय शिक्षक को व्याकरण यदि
पक्षों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतः भाषा शिक्षण में संतुलन का होना अनिवार्य है। संतुलन विधि का मतलब जब आप किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग संतुलित विधि का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत। क्रम और अनुपात का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक क्रम को आधार बनाना चाहिए, जैसे पहले श्रवण, अनुकरण, ग्रहण, फिर लेखन। इस तरह से जो है आपका एक क्रम में सीखना होता है। इसी को हम लोग क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली का नियम, प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। शब्दावली का क्या नियम होता है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को शब्दावली को बढ़ाना। विद्यार्थियों में शब्दावली को बढ़ाना यानी कि विद्यार्थियों में शब्दों को बढ़ाना। शब्दावली दो प्रकार की होती है, एक होता है उदासीन और एक होता है क्रियात्मक। उदासीन शब्दावली में परिचित शब्द होते हैं जिनके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन लिखित या मौखिक भाषा में उपयोग नहीं होता है। क्रियात्मक शब्दावली का उपयोग उच्चारण और लेखन में होता है। यानी कि हम लोग शब्दावली जो है दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है उदासीन और एक होता है क्रियात्मक। उदासीन जो शब्दावली होती है जिनके बारे में हम लोग लिखित तथा मौखिक भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन क्रियात्मक शब्दावली का प्रयोग उच्चारण और लेखन में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सिद्धांत का नाम है शब्दावली का नियम, ठीक है। तो 9 को सिद्धांत हुआ। अब है 10वां सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। बोलचाल का सिद्धांत क्या है? यहाँ बोलचाल से अभिप्राय ये है कि भाषा सीखने के लिए कक्षा में शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के अधिक अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थात बोलने की क्रिया अच्छी होनी चाहिए। बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है, क्योंकि भाषा का आरंभ ही कान और जुबान से हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुबोपली, याद रखना, सुबोपली, सुबोपली, सु से सुनना, पहले सुनने की प्रक्रिया होती है, तब बोलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि भाषा का प्रारंभ पहले कान से ही होता है, तब फिर जुबान से होता है। लिपि के बाद में आई है। कभी कभी कोई विदेशी और अच्छा हिंदी बोल लेते हैं और उच्चारण में भी अच्छा कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलचाल का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है अनुपात का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अनुपात का नियम क्या है? शिक्षण के सभी पक्षों एवं कौशलों में सही अनुपात का होना बहुत आवश्यक है। किसी पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समुच्चय के रूप में भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इसी को हम लोग अनुपात का नियम कहते हैं। यानी कि हर एक भाषा का हमको सम्मान करना चाहिए, किसी भी भाषा को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात का नियम। उसके बाद है मातृभाषा का उपयोग, अगला सिद्धांत है, और जो कि ये लास्ट सिद्धांत है, ठीक है। भाषाई सिद्धांत लास्ट है। मातृभाषा का कम उपयोग का नियम। मातृभाषा अध्ययन के दौरान मातृभाषा का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यानी कि इसने कहा कि भाषा का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मातृभाषा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। प्रारंभिक समय में विद्यार्थी को मातृभाषा का कम उपयोग करने से किताबी भाषा और बोलचाल की भाषा का शब्दावली बढ़ती है और ये भविष्य के लिए सही साबित होती है। यानी कि जब आप पढ़ते हैं, भाषा अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम जो है अपने मातृभाषा का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, आपको किताबी भाषा और बोलचाल की भाषा अधिक से अधिक विकसित होगी आप में, ठीक है। तो ये हम लोग 12 सिद्धांत देखे, भाषाई सिद्धांत, ठीक है। तो एक एक करके सभी सिद्धांत को याद रखिएगा। सभी सिद्धांत ईजी ही है। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ठीक है। भाषाई सिद्धांत एक जटिल प्रक्रिया है जो मानव संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि भाषा सिद्धांत जो है एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसका मानव संचार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। भाषा सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके हमें भाषा की संरचना, कार्य, उपयोग बेहतर ढंग से अवगत कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें, ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। यूनिट 1 यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 1 में हम लोग 4 क्वेश्चन को देखें, चारों का चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और लास्ट का क्वेश्चन भी हम लोग 100 मार्क्स का देखें। ये क्वेश्चन आपका जो था वो भाषाई सिद्धांत क्या है, भाषाई सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक होता है। यानी कि भाषा सिद्धांत से हम लोग कैसे ज्ञान को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपका यूनिट 1 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यूनिट 2 पर प्रवेश करते हैं। यूनिट 2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए यूनिट 2 को हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से यूनिट 2 का क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिख दिए हम लोग यूनिट 2, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है, जो कि ये पहला क्वेश्चन यूनिट 2 का है, जो कि आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। लेखन कौशल की आवश्यकता
एवं महत्व पर चर्चा कीजिए, अच्छी लेखन कौशल की विशेषता तथा तकनीक का वर्णन कीजिए। हम आपको बता देते हैं कि यूनिट 2 का क्वेश्चन आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखिएगा 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तीनों में से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका लेखन कौशल के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, महत्व, तकनीक, ये सब टोटल पढ़ लीजिए। लेखन कौशल आपका यूनिट 2 कंप्लीट होगा। लेखन कौशल और एक पढ़िएगा आप लोग पठन कौशल, पठन कौशल, और एक पढ़ना है आपको श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल। ठीक, 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपका यूनिट 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक हो जाएगा राइटिंग स्किल, इसको इंग्लिश में राइटिंग स्किल, पठन कौशल को रीडिंग स्किल और श्रवण कौशल को लिसनिंग स्किल कहते हैं। ठीक है, तो लेखन कौशल, पठन कौशल और श्रवण कौशल, ये तीनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए। आपका यूनिट 2 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लेखन कौशल से आएगा, पठन कौशल से आएगा या श्रवण कौशल से आएगा। तो इसी तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको एक क्वेश्चन बना के 16 नंबर पक्का करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेखन कौशल को पढ़ा देते हैं और पठन कौशल और श्रवण कौशल जो है का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। दोनों हम पहले पढ़ा चुके हैं, पठन कौशल और श्रवण कौशल। ठीक है, तो उसको हम लोग बार बार दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका लेखन कौशल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पठन कौशल और श्रवण कौशल को देख लीजिएगा, आपका यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेखन कौशल की आवश्यकता, महत्व पर चर्चा कीजिए और लेखन कौशल की विशेषता और तकनीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार किए। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा देना है, लेखन कौशल की आवश्यकताएं, लेखन कौशल का महत्व, अच्छे लेखन कौशल की विशेषताएं, अच्छे लेखन कौशल की तकनीक और लास्ट में निष्कर्ष को देना है। ठीक है, लेखन कौशल का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन शब्द लिख धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। यानी कि लेखन कौशल का अर्थ होता है कि हम जब यह लिख धातु से मिलकर बना होता है, इसका अर्थ होता है जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लेखन कौशल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। लेखन का मतलब लिखकर व्यक्त करना। ठीक है, तो लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। जब हम लिखते हैं तो वो एक प्रकार का लिपि प्रतीक है। ठीक है, जो लिपि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वह लेखन लिपि वही पढ़ सकता है जो उस भाषा लिपि का ज्ञान हो। लेखन कौशल भाषा विशेष तथा लिपि व्यवस्थित का पर्याप्त जानकारी होता है। यानी कि वो भाषा जो है वही लिख सकता है जो पढ़ सकता है, जो उस भाषा को जानता हो, उसको ज्ञान होता हो, वही उस भाषा को पढ़ सकता है। तो यहाँ तक हम लोग लेखन कौशल का अर्थ को देखिए। अब हम लोग इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। एक परिभाषा दिया था रॉबर्ट लेडो के अनुसार, लेखन कौशल में परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना, जिन्हें लिखते समय लेखन ने मौन तथा उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो या दोहराया हो, उसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं, जो बात रॉबर्ट लेडो ने कहा था। तो लेखन कौशल का अर्थ और परिभाषा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लेखन कौशल की आवश्यकता, यानी नीड्स ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल की आवश्यकता निम्नलिखित है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित है। सबसे पहला है, लेखन कौशल के द्वारा विचारों को सुरक्षित रखने के लिए अभियोक्ता की आवश्यकता होती है। यानी कि हम अपने विचारों को है ना सुरक्षित रखने के लिए लेखन कौशल की आवश्यकता करते हैं। दूसरा नंबर आवश्यकता है कि लेखन कौशल की आवश्यकता यह है कि लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए अस्थित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने मन के विचारों को कई है ना अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग लिखकर उसको अस्तित्व में ला सकते हैं। यही लेखन कौशल की आवश्यकता है। तीसरा नंबर में है, दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। घर का जितना हिसाब किताब है उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, हिसाब किताब लिखित भाषा में। 4 नंबर में है, लिखित भाषा के द्वारा साहित्य का भंडार एवं वृद्धि होता है। 5 नंबर आवश्यकता है, सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, जितने भी ऑफिस लिए कार्य होते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखित भाषा की आवश्यकता को देखिए। अब हम लोग देखते हैं लिखित भाषा के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल।
अब हम लोग देखेंगे लेखन कौशल का महत्व को। ठीक है, तो लेखन कौशल का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला है, ये कौशल के द्वारा लेखन के व्याकरण और शब्दावली में सुधार होता है। लेखन कौशल के द्वारा हम लोग बच्चों में व्याकरण और शब्दावली में सुधार कर सकते हैं लिख लिख कर। दूसरा नंबर में लेखन कौशल विचारों और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने और व्यक्त करने में मदद करता है। उसके बाद है, लेखन कौशल का ये महत्व है कि आप अच्छे राइटिंग स्किल की मदद से वायसाय को आगे बढ़ा सकते हैं अपने लेखन कौशल की मदद से। अगला है, लेखन कौशल का महत्व है कि लिखने से आपको याद रखने में मदद मिलेगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, और अगला है, लेखन कौशल के द्वारा तनाव और चिंता को हम लोग कम तथा दूर किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग लेखन कौशल के महत्व को हम लोग देखें कि लेखन कौशल के 5 महत्व को हम लोग देखें। अब है अच्छे लेखन कौशल की विशेषताएं। अच्छे लेखन कौशल की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है? तो अच्छे लेखन कौशल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता है, अच्छे लेखन कौशल यह विशेषता है कि लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए, व्याकरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अच्छे लेखन की यह विशेषता है। दूसरा नंबर में है, अच्छे लेखन कौशल में अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और अपने पाठकों को जोड़ने में प्रयास करता है लेखन कौशल। उसके बाद है, लेखन के अंतर्गत कुछ भी लिखा जाए तो वह सुंदर और आकर्षक होना चाहिए और अक्षरों को का झुकाव दाहिनी या अथवा बाएं ओर ना होकर बिल्कुल सीधा लिखना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग लेखन कौशल की विशेषताओं को लिख सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें विशेषताएं दी है कि कॉपी में जब आप लिखते हैं तो पंक्तियाँ टेढ़ी ना होकर सीधी लिखी जानी चाहिए। 2 शब्दों के मध्य रिक्त पंक्तियाँ और मध्य में अनुच्छेदों के मध्य अंतर होना चाहिए। लिखी हुई विषय ऐसी होनी चाहिए जी कोई सरलता से पढ़ सके। तो यहाँ पे लेखन कौशल की हम लोग विशेषताओं को देखें। अब है अच्छे लेखन कौशल की तकनीक। कौन कौन से ऐसे अच्छे लेखन कौशल की तकनीक है? ठीक है, अच्छे लेखन कौशल के कौन कौन से तकनीक है जिसकी मदद से हम अच्छे लेखन उत्पन्न कर सकते हैं? तो अच्छे लेखन, ठीक है, प्राप्त करने के लिए कई तकनीकें हैं। इसको आप डायग्राम बना के लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला है उचित शब्दावली, विषय का स्पष्ट ज्ञान। ठीक है, लेखन कौशल में योजना, शब्दों में शुद्धता, स्पष्ट व सरल भाषा, लेखन आकर्षक होना चाहिए। तो इस तरह से अच्छे लेखन कौशल की ये तकनीक है जो कि आपका छो का छो तकनीक याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहला है उचित शब्दावली। उचित शब्दावली का मतलब हुआ जब आप लिखते हैं तो वह उचित शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, भाषा सरल शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तकनीक हो गया उचित शब्दावली। दूसरा है विषय का स्पष्ट ज्ञान। जब आप लिखते हैं तो विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। विषय में आपकी समझ अधिक विकसित होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को विषय स्पष्ट समझ में आ जाए। तीसरा नंबर में है लेखन कौशल योजना। ठीक है, तो लेखन कौशल लिखने से पहले एक योजना तैयार करनी चाहिए कि क्या शब्दावली में लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी भाषा में लिखना है, भाषा कैसी होनी चाहिए, यही आपको योजना तैयार करनी होती है लेखन कौशल योजना में। उसके बाद है शब्दों में शुद्धता। ठीक है, लेखन कौशल में लिखते समय शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण युक्त भाषा में लिखना चाहिए, शब्दों में गलती कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर में स्पष्ट एवं सरल भाषा होनी चाहिए। लेखन भाषा शैली स्पष्ट एवं सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि कोई पढ़ सके। तो भाषा स्पष्ट एवं सरल भाषा में होनी चाहिए, भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर में है लेखन आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, तो लेखन ऐसा होना चाहिए कि कोई एक नज़र में लिखा हुआ भाषा अच्छा से दिखना चाहिए जिससे लेखन कौशल आकर्षित होना चाहिए। तो आप लोग भी बीएड कॉपी में ऐसे ही आकर्षक बना के लिखना है ताकि एक बार में ही कोई देखे एग्जामिनर तो उसको अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष आता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लेखन कौशल के द्वारा शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखना व्यक्त करना चाहिए जिससे हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए अस्तित्व में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है लेखन कौशल खत्म होगा। ठीक है, तो लेखन कौशल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब था हम टोटल बता दिए आपको, यानी कि आपका लेखन कौशल यहाँ तक समाप्त हुआ। लेखन कौशल को इंग्लिश में राइटिंग स्किल कहते हैं, राइटिंग स्किल। ये आपका यूनिट 2 का ही क्वेश्चन था, यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें हमको पढ़ना है और 2। ठीक है, एक पढ़ना है आपको पठन कौशल, पठन कौशल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा रीडिंग स्किल बाय मिशन वन वे, बाय मिशन वन वे आपको वहाँ मिल जाएगा, या इसका लिंक जो है
हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ भी आप लोग इसको पढ़ लीजिए। एक और पढ़ना है आपको, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल जिसको हम लोग लिसनिंग स्किल कहते हैं, लिसनिंग स्किल कहते हैं। इसको भी आप लोग सर्च कीजिएगा, लिसनिंग स्किल बाय मिशन वन वे, या फिर इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो लेखन कौशल हम पढ़ा दिए, पठन कौशल और श्रवण कौशल आप लोग देख लीजिए। यूनिट 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। और कंपलसरी सजेस्ट क्वेश्चन हम पहले बताए दिए आप लोग को, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, और उसका भी लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपका कंपलसरी भी कंप्लीट हुआ, यूनिट 1 भी कंप्लीट हुआ, यूनिट 3 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका 40 मार्क्स पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।